हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, तो मैथ का। ठीक है, तो मैथ का हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। सोशल साइंस का सॉल्यूशन आर्यन सर के द्वारा हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम कंसेप्ट के साथ समझते हैं। आपको पता ही होगा कि मॉडल सेट से कई क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको मॉडल सेट जो है ना अच्छे से तैयारी कर लेना चाहिए। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो आजा मेरे भाई, कहेला रूस रहा है। हाँ, तो पहला प्रश्न क्या कहता है, अरे हिल रहा है, ओहो कलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। आजा, कौन सा कलर, ये बेस्ट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 252 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। आपको 252 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो चलिए हम 252 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। देखो लास्ट में सम संख्या है, इसका मतलब सम संख्या से ही लगेगा। 2 से लगा देते हैं तो ये 10 हो जाएगा, ये 2 तो ये 6, तो यानी 1026 होगा 252 का आधा। 2 से लगाएंगे तो ये 5 होगा, ये 13 होगा, 500 ये हो जाएगा 13। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा क्या, हाँ 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगाएंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 17 या 51, 3 एकम 3, ये 171 हो जाएगा। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा क्या, देखते हैं 3 से लगा के। 3 से लगाएंगे तो 3 छक 18 है ना, 3 छक 18 हुआ, ज़्यादा हो जाएगा हमको तो 17 ही है, 3 बचे 15 में जाना होगा, 2 बचेगा तो 21 और 3 सते 21, ये आ गया। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना होगा, 19 23 57, ये हुआ। अब इससे आगे लग सकता है, नहीं लग सकता है। तो 3 यहाँ पे देखना है कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब 3 का पावर 3 लिखा जाएगा। ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं। क्वेश्चन कहता है कि 3 का घात क्या है, तो हम देख रहे हैं 3 का घात कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका ऑप्शन 3 आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हवर्ड खुजली नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर 2 के घात m गुने 5 के घात n के रूप का अगर हर में है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर ऐसा नहीं है तो दशमलव प्रसार क्या होता है मेरे भाई, अशांत होता है। ठीक है, तो दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इस रूप का देखेंगे, घात में कुछ भी हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ, m के जगह पे 5 हो जाएगा, n के जगह पे 6 हो जाएगा, तो घात कुछ भी हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं। बेस में 2 या फिर 5 होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 2 के घात 0 गुने 5 के घात 0, बेस में 2 और 5 है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है। हमें खोजना है दशमलव प्रसार जिसका शांत नहीं है, अर्थात अशांत है, वो खोजना है। ठीक है, ये भी 2 और 5 बेस में, ये भी शांत है, 2 और 7, ये देखो इसमें नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसका दशमलव प्रसार जो भी होगा वो हो जाएगा शांत नहीं, यानी अशांत। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है बहुपद इतना के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों के योग आपको ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको तोड़ दीजिए। तो तोड़ेंगे तो x से 2x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस, x से 5 में गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, ये माइनस के 3 है तो 3, ये आ गया। अब कहता है शून्यकों का योग। शून्यकों के योग को हम कैसे दर्शाते हैं, शून्यके के योग जो दिया गया हिंदी में, तो इसको हम मैथ के रूप में ऐसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम लिखते हैं शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा को लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो ये शून्यकों का योगफल हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे देखेंगे, ये माइनस तो माइनस रहने दो, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस के 5 है, तो यहाँ पे माइनस के 5 लेंगे। और ए का मान कितना है, ए का मान 2 है तो 2 लेंगे, माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का 5 और बट्टा में 2। तो शून्यकों का योग आया 5/2। अब देखिए 5/2 कहाँ है, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर, जियो राजा, है ना। आगे आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल -3 है, एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब एक मूल मतलब एक आंसर आपको निकाल के दे दिया गया है और कहता है p का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास समीकरण दिए गए हैं उसको देखेंगे किस
पद में है, तो आप देखेंगे ये x के पद में है ना। तो एक मूल जो दिया गया है वो x के बराबर में होगा, मतलब x बराबर हमारे पास क्या दिया गया, -3 दिया गया है। एक मूल का मतलब ये है कि इसका आंसर, यानी जब इसको सॉल्व किया था तो उसका आंसर निकाला था एगो -3, इसका मतलब ये x के पद में है, तो जो ये आंसर निकला ये मूल लिखना है वो x बराबर होगा, तो x बराबर -3 हम रख दिए। अब यही x का मान इसमें पुट कर दो तो p का मान निकल जाएगा, तो आइए पुट कर देते हैं। ये 2 और गुने में x² लिखेंगे, क्योंकि बीच में गुना छिपा रहता है इसलिए गुना। अब x की जगह पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट मार दें 9 मार दिए, प्लस में p इंटू एक्स है, तो p है तो p x के जगह पे रखेंगे -3 है ना, तो -3, अच्छा कहीं गलती ना तो कर रहे हैं कि, हाँ ठीक कर रहे हैं, p और गुने में x के जगह पे -3 और ये -3 है पहले से -3 बराबर 0 तो 0। अब देखिए 9 दूना कितना हो जाएगा 18 और प्लस माइनस में गुना के तो -3p और ये -3 बराबर में 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। देखिए 18 में से 3 को घटा दीजिए, पहले -3p तो 3p लिखिए बराबर 18 में से 3 को घटा देंगे तो 15, आउ 15 इधर आएगा तो -15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे 5 आई 15, p का मान आ गया 5। देखिए ये नॉर्मल सवाल है, p का मान आ गया 5, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। भाई अल्फा इंटू बीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो भाई आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, c/a होता है, यही ना होता है। c की वैल्यू यहाँ पे ca दिया गया तो c लिखेंगे, उसके बाद a का मान यहाँ पे a दिया गया तो a लिखेंगे, यानी c/a हमारे पास क्या हुआ आंसर निकल करके आ गया। तो c/a किधर है, c/a ये है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, यानी इनमें से बताना कि कौन समांतर श्रेणी में है। जो समांतर श्रेणी में होता है उसका सार्वंतर क्या होता है, समान होता है, यानी बराबर होता है। देखते हैं इसका पहले 2 और 5 का अंतर कितना है, 3 है ना, 5 और 7 का अंतर कितना है, 2 है। मतलब देखिए इसका कॉमन डिफरेंट अलग अलग आ रहा है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है ना। हमें तो पूछा जा रहा है कौन समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में ऑप्शन डी द राइट आंसर है। आप इसको घटा के देख लेना, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाना, 3 में से गया तो 2, उसी तरह से 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, मतलब D1 और D2 ये दोनों क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। यही हमारे पास समांतर श्रेणी में है, ये जो श्रेणी दिए गए हैं ये समांतर श्रेणी में, बाकी नहीं है, आप सॉल्व करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे बढ़े, आइए प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 7 कहता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो भाई बड़ा सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा होता है। अब बीच में तो गुना रहता है, गुना लिख दो, 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब सबको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 8वां सवाल, 8वां सवाल क्या कहता है मेरे भाई, 8वां कहता है कि ये हमारे पास दिए गए हैं समीकरण और इसका व्युत्कर कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी डी ज्ञात करने के लिए बोले तो विवेचक। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे b का मान कितना है मेरे भाई, देखिए ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। ठीक है, a b c वहाँ पे क्या है, अचर है, अचर वाला संख्या लेना। b की वैल्यू यहाँ पे -4 है, तो -4 इसका कर देंगे होल स्क्वायर और -4 गुने में a का मान कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे, और गुने में c का मान कितना है 2 तो हम लिखेंगे 2 बराबर -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हमने रख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 चौका 20, 20 दूना 40, माइनस के हो जाएंगे 40। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए 40 में से अगर हम 16 को घटा देंगे तो कितना होगा, 10 में से 6 गया तो ये हुआ 4, ये 3 में से गया तो 2, माइनस के 24 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, -24, यानी ये हमारे पास ऑप्शन बी राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। बी के जगह पे -4 रख दिए, हो गया 16, -4ac, ए की जगह पे 5 और सी की जगह 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है मेरे भाई? प्रश्न क्रमांक 9 ये है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके मूलों की प्रकृति क्या है? अब हमें मूलों की प्रकृति बतानी है। अगर आपको पता है कि d बराबर अगर 0 होता है तो मूल समान होता है ना, यानी मूल वास्तविक एवं समान होता है। अगर d का मान अगर 0 से बड़ा है, d का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है। अगर d का मान 0 से छोटा है तो मूल अवास्तविक हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए d निकाल करके देख लेते हैं इसका। d बराबर क्या होता है? फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस के 4ac है ना, माइनस के 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है? b की जगह -4 का स्क्वायर करेंगे और माइनस के 4 गुने में a की जगह पे कितना है? 2 और गुने में c की जगह पे कितना है? 3, तो 3 लिखेंगे। अब -4 का स्क्वायर 16, अब माइनस के 4 दूना 8, 8 3 24 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? घटा देंगे तो d का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, वो भी माइनस के 8 रहेगा, है ना। तो d का मान माइनस के 8 है, इसका मतलब क्या हुआ? d का मान जो आया ना हमारे पास वो 0 से छोटा आया। d का मान क्या आया? 0 से छोटा आया, है ना। तो जब d का मान 0 से छोटा होता है तो क्या होता है? मूल वास्तविक नहीं है, या वास्तविक और समान, या फिर वास्तविक एवं असमान, या इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक नहीं है। जब d का मान 0 से छोटा आ जाए तो वास्तविक नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, और वास्तविक नहीं मतलब अवास्तविक हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई? निम्नलिखित में कौन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है? ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में कौन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है ना। तो एक मूल कौन है इसमें पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, पता चल जाएगा। तो गुणनखंड करके निकालते हैं। एक्स स्क्वायर दिया गया है माइनस के 3x और प्लस के 2 दे रखा है बराबर में 0। तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के x इसमें टूट जाएगा और प्लस के 2 बराबर 0। चलिए इसमें कॉमन लेंगे तो x लेंगे कॉमन तो x और माइनस की हो जाएंगे 2। ठीक है, इसमें माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस की हो जाएंगे 2 बराबर 0। ये दोनों में से एक निकाल लो, x माइनस के 2 इंटू एक्स माइनस के 1 और बराबर में 0। अब बताइए ये हो जाएंगे इसके भी बराबर में 0, x माइनस के 2 बराबर 0 और इसके भी बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा इधर प्लस का 2, इधर x का मान आ जाएगा प्लस का 1। तो हमारे पास 2 आया आंसर और 1 आया आंसर। इसमें देखो कौन है इसमें, तो 1 तो इसमें नहीं है लेकिन 2 है आंसर, 2 यहाँ पे है। ऑप्शन डी राइट आंसर, है ना। तो एक मूल हमारे पास 2 आया, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए किसका है। देखिए अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 15 रूट अंडर में, ये तो अपरिमेय संख्या है। 9 सते 63 ये अपरिमेय संख्या है। 8 दूना 16 है ना, रूट अंडर 16 आएंगे, 16 का वर्गमूल 4, तो 4 आया परिमेय संख्या, है ना। तो परिमेय संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है? तो 154 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए 2 से लगाएंगे तो ये 7, ये हो जाएगा 7। फिर कितना से लगा सकते हैं इसको? 2 से लगेगा 77 है ना। 2 से 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14। 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से देखे लगा के, 3 से 3 दूना 6, एक जगह 17 नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। 7 से लगेगा, 11 सते 77, हाँ लगेगा। तो 2 गुने 7 गुने 11 आया, ये आया हमारे पास 154 का। तो 2 गुने 7 गुने 11 ये हमारे पास है। ऑप्शन सी राइट आंसर, है ना। ये आ गया। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है? निम्नलिखित में कौन एक घात वाला समीकरण कौन है? देखो एक घात वाला ये समीकरण हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये x x कट जाएगा, है ना, नहीं होगा, ये नहीं है। उसके बाद हमारे पास कौन होगा? एक घात वाला। एक घात वाला ये द्विघात समीकरण है ना, तो ये भी नहीं होगा। हमें तो एक घात वाला समीकरण निकालना है। ये भी हमारे पास क्या है? 2 घात वाला समीकरण है,
तो ये भी नहीं होगा। ये पक्का हो जाएगा क्योंकि तीनों ऑप्शन नहीं है, तो ये तो 100% हो जाएगा। ये एक घात वाला समीकरण हो जाएगा, इसको आप सोल्व करके देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 13 हो गया। 14 हमारे पास क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण यानी दो घात वाला समीकरण कौन है। इसमें हम देख लेते हैं, तो यहाँ सी तो ऐसे ही नजर आ रहा है, देखो 2x² + 4x + 2, मतलब अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, तो द्विघात समीकरण है ये, ठीक है। बाकी को सॉल्व कर लेना, वो सब नहीं होंगे। यहाँ ऑप्शन सी ऐसी दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, यदि समीकरण 4x² - 3kx + 1 = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान पूछ रहा है। अब मूल बराबर हो, मूल कब बराबर होता है, जब d = 0 होता है तब। कब बराबर होता है, जब d = 0 होता है तब मूल बराबर होता है। और d का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac होता है, बराबर में 0। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे अचर वाला लेंगे, x हमारे पास चर है, b की वैल्यू यहाँ पे -3k है, तो -3k का यहाँ पे करेंगे स्क्वायर और -4 गुने में a का मान यहाँ पे कितना है 4, तो 4, और गुने में c का मान कितना है 1, तो 1, बराबर में 0 है तो 0। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, -3 के स्क्वायर है ना, जब गुना करेंगे तो ये 3 तिहाई 9 प्लस के 9 के स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 4 चौके 16, माइनस के हो जाएगा 16, बराबर में 0। तो 9k² माइनस क्या उधर गया तो प्लस का, इसीलिए k² बराबर हम कह सकते हैं 16/9। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या पड़ेगा 16/9 का रूट अंडर, जब इसको निकालेंगे तो 4/3 आएगा प्लस माइनस का, तो 4/3 आया k का मान, 4/3 ये है ऑप्शन डी राइट आंसर, प्लस माइनस। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 15 हम सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा 2 है, एवं गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा -15 है, तो वह द्विघात बहुपद होगा। मतलब द्विघात बहुपद कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो मेरे भाई द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, बहुपद है ना, वो सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें लगा देंगे x² लगा देंगे और माइनस के अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 2 दिया गया था 2, और ये x है तो x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना -15 दिया गया तो -15 लिखो। अब लिखेंगे x² माइनस के 2x, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस का ही हो जाएगा 15, ये हमारे पास आंसर है। x² - 2x - 15 किधर है, x² - 2x - 15 यहाँ पे है, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। देखिए 12 और 16 के बीच में 4 का अंतर है, 16 और 20 के बीच में 4 का अंतर है, मतलब ये समांतर श्रेणी में है, तो ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि हमें पूछ रहा है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, वो हमें ढूंढना है, ठीक है। ये देखिए ये भी समांतर श्रेणी में है, क्योंकि a और 3a के बीच का अंतर 2a है और 3a 5a के बीच का अंतर 2a है, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। 3 और 5 के अंतर 2 है, 5 और 7 के बीच का अंतर 2 है, तो ये भी समांतर श्रेणी में, इसका मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको तोड़ करके देखना, डी जब निकालोगे ना तो अलग अलग आ जाएंगे, है ना। इस देखो हम, अरे भाई हम आपको पूरा मैथ खत्म करके दे दिए हैं, जो बच्चा मैथ खत्म कर लिया मुझसे जो पढ़ लिया है, ये सब हलवा है, चुटकी बजाएगा सॉल्व कर लेगा, समझ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, समांतर श्रेणी इतना इतना का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब सार्वंतर ज्ञात करना है तो ये सबसे पहले तो √2 है तो √2। अब उसके बाद 8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुने में 2 गुने में 2 √, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो रूट का था 2 गो में से 1 2 बाहर, तो 1 रूट अंदर बचेगा, तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 √2 यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। उसी तरह 18 को तोड़ देंगे तो 3 तिहाई 9 9 दूनी 18, मतलब 3 √2 आएगा। उसी तरह 32 को तोड़ देंगे 4 चौके 16 16 दूनी 32, यानी 4 √2 आएगा, ऐसे आएंगे, है ना। तो सार्वंतर क्या होगा, तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा दो, डी बराबर निकालना है, तो 2 √2 में से 1 √2 घटेगा तो 1 √2 बचेगा,
तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा डी बराबर √2, यही हमारे पास आंसर आ गया। थोड़ा सा पानी देखते हैं, गुट होगा तो पी लेते हैं, गला सूखने लगा, हमको लगता नहीं होगा। हाँ चलिए 18 सॉल्व कर लिए, आगे बढ़ते हैं। 19 क्या कहता है, यदि इतना इतना और इतना समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ 3 पद है, ये a1 a2 a3, ये 3 पद हमको दिए गए हैं और कहता है ये समांतर श्रेणी में है, तो x का मान आपको कह रहा निकाल करके बताइए। हम आसानी से निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। x का मान कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए। समांतर श्रेणी में अगर d निकालते हैं तो d हमेशा बराबर होता है, बोले तो d समान होता है। d1 निकालो चाहे d2 निकालो चाहे d3 निकालो, सबका मान एक जैसा ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है ना। तो d1 अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो a2 माइनस a1 लिख सकते हैं। तो a2 ये हमारे पास 3x है और माइनस के a1 कितना हमारे पास x प्लस के 2 है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 3x, ये माइनस का x और माइनस प्लस माइनस का 2। तो देखिए 3 गो x में से 1 गो x घटाएंगे तो 2 गो x बचेगा और माइनस के 2 आएगा। तो d1 हमारे पास ये आया। अब निकालेंगे d2। चलिए d2 निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, a2 ये a3 होगा, a3 माइनस a2 लिखेंगे, a3 माइनस में a2 लिखेंगे। तो a3 हमारे पास कितना है 4x और प्लस के 1 और माइनस में a2 कितना है 3x है, तो 3x घटा दो लो, है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएंगे मेरे भाई, 4x में से 3x घटाएंगे तो एगो x होगा और प्लस के 1 होगा। तो ये हमारे पास d2 आ गया। तो d2 ये आया है ना, और d1 ये आया। अब आपको पता होना चाहिए, कह दिया पहले से कि समांतर श्रेणी में है, ये कह रहा है, इसका मतलब है, तो इसका मतलब समांतर श्रेणी इसका बराबर होगा। तो हम बराबर करेंगे, मतलब लिखेंगे कि d1 बराबर d2, है ना, बराबर लिखेंगे। तो d1 कितना है हमारे पास, d1 है 2x माइनस के 2 बराबर d2 कितना है x प्लस 1, तो x प्लस 1 लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, लिखेंगे 2x है तो 2x, ये प्लस के x इधर आया तो माइनस का x बराबर, ये 1 है तो 1, ये माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 2। अब देखिए 2 गो x में से 1 गो x घटाएंगे तो x बचेगा, 1 का 2 लिखेंगे तो 3, मतलब x का मान 3 आ गया। अब x का मान 3 कहाँ है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आपने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। 20 क्या कहता है, इसको आप मान पुट करके सॉल्व कर सकते हो। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 और गुने में sin 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, और गुने में cot 60 डिग्री का मान क्या होता है, cot 60 डिग्री का मान वही होता है जो tan 30 डिग्री का मान होता है, तो 1/√3 हो जाएगा। और गुने में cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये होता है मेरे भाई 2 होता है, तो 2 लिख दिया। अब जो कटने वाला है काट सकते हो, ये 2 से 2 कैंसिल, है ना। अब 1 है, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3, हमने 3 कर दिया, यानी 1/3 आंसर आया। बोले तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद होगा। 10वां पद आपसे पूछा जा रहा है, तो पहला पद यानी a बराबर क्या है, इसमें 10 है, d ज्ञात कर लो। तो d बराबर क्या, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाना, मतलब 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है a10 बराबर वाट, तो a10 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस में 9d होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। a का मान 10 प्लस में 9 और गुने में d का मान है माइनस के 3, तो हमारे पास 10 9 तिहाई 27 माइनस के 27 हो जाएंगे। तो हमारे पास 10 में से अगर 27 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 17 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 17। तो माइनस का 17 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 22 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये कहता है समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 47 है। समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 47 है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है,
कैमा पद 47 हमारा पता नहीं है, नहीं पता रहता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, एनवा पद। कौन सा पद नहीं पता, तो एनवा पद 47 है। लो अब एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी होता है बराबर 47, है ना। हमें कैमा पद 47, एनवा पद 47, है ना। तो ये एन का फॉर्मूला लगा दिया। अब ए का वैल्यू पता होना चाहिए, डी का वैल्यू पता होना चाहिए, तो यहाँ से निकाल लेंगे। ये जो पहला देख रही है ए का वैल्यू है, तो ए बराबर 2 हो गया। अब डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आगे वाला पद में से पीछे वाले पद घटाएंगे, 7 में से 2 जाएगा तो 5, है ना, ये आ गया 5। अब मान पुट कर देंगे, ए के जगह पे लिखेंगे 2 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 5 और बराबर में 47, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर लेंगे क्या, 2 और प्लस में 5n माइनस में 5 बराबर में 47, ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, सबको गुना कर लिए तो 5n बराबर 47, तो 47 2 में से 5 गया तो -3 और -3 इधर आया तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 5n बराबर हो जाएंगे यहाँ पे 50, काटो 10 पचे 50 कट गया, तो n का मान आ गया 10, मतलब 10वां पद 47 है, 10वां पद, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास 23 क्या कहता है, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, मतलब प्रथम 10 विषम संख्या, पहला विषम संख्या 1 है, दूसरा हमारे पास क्या है 3 है, तीसरा हमारे पास क्या 5 है, उसी तरीके से 7 है, उसी तरीके से 9 है ना, उस तरीके से 11 है, 11 के बाद हमारे पास कितना है तो 13 है, 15 है, 17 है, 19 है ना, उसके बाद 21 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को ये विषम संख्या है, इन सबको जोड़ के अगर आंसर निकालोगे तो 100 आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 24 क्या कहता है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 2n प्लस 5 हो तो t4 ज्ञात कीजिए। देखिए ये tn जो दे रखा है, अगर NCERT बुक में देखेंगे ना तो इसी चीज को an में दिया रहेगा, है ना, tn an दोनों एक ही बात है, तो घबराना नहीं, ठीक है, ये हमको धमकी दे रहा है। तो tn बराबर क्या हो जाएगा 2n प्लस में 5 हो जाएगा, है ना। तो tn बराबर 2n प्लस में 5 दिया गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, t4 ज्ञात करना है। मतलब इससे क्या पता चला, इससे पता चला t के जगह पे तो t है, लेकिन n के जगह पे क्या है 4 है, तो हम n जहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ 4 पुट करेंगे, तो 2 गुने में n के जगह पे 4 और प्लस में 5, तो हमारे पास कितना 4 दूना 8 और प्लस में 5 हो जाएंगे, बराबर 8 5 कितना हो जाएगा 13, मतलब t4 का मान आ गया कितना, यानी चौथा पद आया हमारे पास कितना 13 आंसर, तो 13 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25वां क्या कहता है, p इंटू एक्स इतना में g इंटू एक्स से भाग देने पर का घात पूछ रहा है। घात तो तुरंत पता चल जाएगा, पहले ही भाग, देखो p इंटू एक्स में g इंटू एक्स से भाग देना है, तो p इंटू एक्स हमारे पास x के पावर 5 और प्लस 1 है ना, और इसमें हमें भाग देना कितना से, x प्लस 1 से भाग देना है। चलो भाग दे देते हैं, इसका पहला देखो, इसका पहला देखो, कितना से हम इस x में गुना करेंगे कि x के पावर 5 पूर जाए, तो x के पावर 4 से गुना कर दो, तो ये आ जाएगा x के पावर 5, और x के पावर 4 से 1 में गुना करेंगे तो प्लस के x के पावर 4 हो जाएंगे। ओके, अब देखिए ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये इस चला से कट जाएगा, तो ये माइनस के x के पावर 4 और ये प्लस का 1 तो 1। तो देखो ऐसे सॉल्व करते करते चले जाना, आप चले जाओगे, ठीक है, लेकिन अधिकतम घात जो हमारे पास आएंगे ना वो 4 आएंगे। कितने आएंगे, 4 आएंगे। आगे भी एक स्टेप हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं। अब माइनस के x के पावर 4 लाना है ना, तो इस x में कितना से गुना करेंगे, तो आप कहेंगे सर माइनस के x के पावर 3 से गुना कर दीजिए, तो माइनस x के पावर 3 से x में गुना करेंगे तो माइनस के x के पावर 4 आ जाएंगे। अब माइनस x के पावर 3 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस x के पावर 3 हो जाएंगे। अभी माइनस है तो प्लस, ही माइनस है तो प्लस, ये चला से ये चला कट जाएंगे, है ना। तो अब हमारे पास क्या बचा, x के पावर 3 और प्लस ये 1 है तो 1, ये हमारे पास आया, ठीक है।
मतलब इसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ पे पावर घटते चला जाएगा। अब आपको पता है कि पावर अगर बताना हो तो देखना है कि सबसे अधिकतम घात कौन होता है, वही होता है घात इसका। तो अधिकतम घात यहाँ पे 4 आएंगे, यही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्यक -3 हो तो निम्नलिखित में कौन p इंटू एक्स का एक गुणनखंड होगा। देखिए p इंटू एक्स का एक शून्यक, हमारे पास शून्यक है p इंटू एक्स का, मान लो कि x बराबर दे रखा है -3, तो p इंटू एक्स का एक गुणनखंड कौन सा होगा। तो x है -3, बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, 2x - 5y बराबर 7 का एक हल है। 2x - 5y बराबर 7 का एक हल है। हल इसका करेंगे तो हल कैसे आपको पता चलेगा, तो इसमें से हर एक ऑप्शन में मान दिया गया, x का मान -6, y का मान 1, इसमें पुट करके देखेंगे, जिस मान से ये 7 आ जाएगा वही हमारे पास आंसर हो जाएगा, है ना। हम डायरेक्ट अंदाजा करते हैं d का मान पुट करके, देखते हैं कि आता है कि नहीं। x के मान यहाँ पे 6 है, y का मान 1 है, देखते हैं पुट करके इसमें, है ना, ऑप्शन डी लेकर के। तो 2 और गुने में x के जगह पे हम 6 रख देते हैं, -5 और गुने में y के जगह पे 1 रख देते हैं और बराबर 7। 6 दूनी हो जाएगा 12, ये -5 हो जाएगा, बराबर 7। 12 में से 5 गया तो 7 बराबर 7, लो बराबर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर है। बोले तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। तो यहाँ पे 27वां आपने सॉल्व कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ये कहता है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है। x बराबर 4 के आलेख पर है, तो यानी पहले जो किसी भी बिंदु में लिखा जाता है या कोई भी निर्देशांक में पहले x का मान लिखा जाता है। तो आप देखना पहले 4 जो है कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 29 क्या कहता है, समांतर श्रेणी इतना के लिए 20वां पद माइनस 10वां पद का मान होगा, यानी 20वां पद में से 10वां पद घटाना है। तो सबसे पहले a निकाल लो और d ज्ञात कर लो। तो यहाँ पे a बराबर हमारे पास 2 दिया गया है और d बराबर कितना है, 6 में से 2 जाएगा तो 4 दिया गया है। अब ज्ञात करते हैं 20वां पद का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, वो होता है a प्लस में 19d होता है। ठीक है, अब घटा देंगे, घटाएंगे। अब 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में 9d होता है। एक पॉइंट घटा करके हमने चैप्टर पढ़ाया था, उसमें समझाया था ये सब कैसे होता है ना, सब बच्चा जानता है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। a का मान 2 और प्लस में 19 और गुने में d का मान कितना हो जाएगा 4, माइनस के a का मान कितना है 2 और प्लस में 9 गुने में d का मान कितना है 4। ओके, अब यहाँ से क्या करो, 2 और प्लस में 19 से 4 में गुना कर दो, कितना होगा 76, है ना, और माइनस में ये हो जाएगा 2, पहले ब्रैकेट 2 और 9 चौक 36, प्लस में 9 चौक 36। ओके, तो 76 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 78 और माइनस का 36 और 2 38। लो अब घटा देंगे 0, 7 में 3 गया तो 4, 40 आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 29 हो गया। अब हो गया 30वां लेते हैं। 30वां क्या कहता है, समीकरण 5x - 15y बराबर 8 तथा 3x - 3y बराबर 24/5 के आलेख ऐसी दो रेखाएं होंगी जो समपाती है या समांतर है या परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनमें से कोई नहीं, है ना। बताइए क्या होगा, देखते हैं a1 बटा a2 पे तुलना करके, है ना। तो a1 बटा a2 मतलब 5 बटा में 3 लिख दो, बराबर में b1 बटा b2 मतलब -15 बटा में -9 लिख लो। माइनस माइनस कट जाएगा तो काटेंगे इसको तो कितना होगा 3 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9, मतलब आएगा 5 बटा 3। तो ये a1 बटा a2 या b1 बटा b2। अब c1 बटा c2 की तुलना करेंगे तो 8 और बट्टे में 24 बटा 5 आएगा, यानी 8 बट्टे 24 बटा 5, यही ना आएगा। तब अगर इस मेन बटा बटा का मतलब भाग को और गुना में ले जाएंगे तो 8 और गुने में 5 और बट्टे में 24 आ जाएगा, यही ना आएगा। तो 8 पंचे 40 बट्टे में 24 आ जाएंगे, यही ना।
तो आप इसको काट सकते हैं, या यहीं पे काट दो ना, 8 3 24 कट गया, मतलब 5/3 लिख देते हैं यहाँ पे 5/3। मतलब आप देख रहे हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर में है तो ग्राफ कैसा होगा, समपाती होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। 21 नहीं 31। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात अगर दिया रहता है तो उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होता है ना। तो बड़ा सिंपल है, क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ना उसके भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात ये दे रखा है दो त्रिभुज के, मतलब 49/81 ये क्षेत्रफल का अनुपात होता है। और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनके भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना। मान लेते कोई भी अगर ये भुजा रहता है यहाँ पे, है ना, मान लो ये ए बी भुजा रहता, ये बी सी भुजा रहता है, तो भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ई वर्ग हटाएगा तो इधर रूट पड़ेगा, ई वर्ग हटाएगा तो इधर रूट पड़ेगा, मतलब ये 7 आएगा, 81 का ऋण 9 आएगा, मतलब 7:9 आएगा, यही ना होगा। तो 7:9 बोले तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये देख लिया, ऑप्शन बी राइट आंसर, 7:9। ओके, अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 32 को सॉल्व करते हैं। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, अब भुजाएं दे रखी ये, तो भुजाएं का अनुपात में इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है ना। तो आपको पता है ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 50 25। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनके भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो वर्ग कर दो, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 16:25 यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये हमारे पास आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 33 क्या कहता है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक समचतुर्भुज, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे एक समचतुर्भुज बनाते हैं। ये हमने क्या बनाया, समचतुर्भुज बनाया, और एक ये रहा विकर्ण और एक ये रहा विकर्ण। नाम रख देते हैं, इसका नामकरण करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और एक दोनों विकर्ण जो है ना एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। ठीक है, ये हमारे पास ओ बिंदु है। यहाँ पे क्या कहता है कि विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि विकर्ण ये वाला बड़ी भुजा जो है, बड़ी विकर्ण, उसको डी बी बराबर कितना 32 सेंटीमीटर, और AC मान लेते हैं, AC कितना, AC 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब ये तो मैंने मान लिया, अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या कर रही है ना, आपस में काट रही है, नहीं समान भाग में बांट रही है ना। ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करी, यहाँ पे काट रही है, यानी समान दूरी पर ये मतलब बांट रही है, ऐसे कह सकते हो। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कि DO बराबर OB लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेना हल, है ना, कि DO बराबर OB, और ध्यान रखना कि जहाँ पे कटा है वहाँ पे कितना 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। DO बराबर OB, क्या DO बराबर OB, मतलब ये हो जाएगा DB, क्या हो जाएगा DB। तो हम लिखेंगे क्या, बराबर में DB, और समान दूरी पे काटती है इसलिए DB के बट्टे में 2 रहेगा। अब देखो DB का मान कितना है, DB का मान हमारे पास है कितना 32, तो लिखेंगे हम 32 DB, है ना। 32 और बट्टा में 2 काटेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16, हमारे पास ये आ गया, है ना। मतलब ये 16 आया तो ये भी 16 हमारे पास आ जाएंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि समान समान में बांट दिए। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, AO बराबर में OC किसके बराबर होगा, AC के, AC का ये आधा होगा सब, तो आधा बटा में 2 कर दो। तो AC हमारे पास कितना है
24, 24 बटा में 2 बोले तो 12, तो ये भी 12 आधा आधा, तो ये भी 12। अब देखो मेरे भाई ये 16 है, ये 12 है ना, ये 16 ये 12, और ये हमारे पास क्या है, जहाँ पे काटा है समकोण 90 डिग्री का कोण बना यानी समकोण। तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण यहाँ पे DC है, तो DC स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, और प्लस में आधार स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। दोनों में से किसी को लंब आधार मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 144 हो जाए, सॉरी हेट नहीं आ रहा, 16 का स्क्वायर 256 है ना, प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब ये DC है, तरीके सॉरी है ना, DC का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 256 144, 6 4 10 के 0 हासिल 1 हो गया, 5 4 9 है ना, 6 4 10 के 0 हासिल 1, ओके, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4 400। रूट अंडर लगा दो अगर DC है, स्क्वायर हटाएंगे तो, है ना, ये हमारे पास आ गए। अब 4 का वर्गमूल 20 आ जाएगा, तो ये कर्ण DC हमारे पास कितना आ गया, 20 है ना। तो 20 इसका आंसर निकल करके आएगा क्या, 20 ही है ना, आया 20। ऑप्शन बी द राइट आंसर, 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं, 33 हो गया, 34, टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपको बताना है कि क्या होगा इसमें, है ना, बताइए अब। अच्छा स्क्वायर में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेन 30 डिग्री 1 बटा में रूट अंडर 3, इसका स्क्वायर कर दो, और प्लस में कॉट 60 डिग्री, वही बात है, वही मान होगा 1 बटा रूट अंडर 3, इसका स्क्वायर कर दो। तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 बटा 3 और प्लस में 1 बटा 3, एलसीएम लेंगे तो 3, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 1 + 1 बराबर 2/3। 2/3 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 35वां क्या कहता है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC बना लेते हैं सबसे पहले, ABC, और त्रिभुज DEF, चलो बना लेते त्रिभुज DE और ये रहा F, त्रिभुज DEF, हाँ, में AB कहता है AB बटा में DE और बराबर में है AC बटा में DF। तो पूछ रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि कौन होगा, कोण A बराबर कोण D या कोण B बराबर कोण E, है ना। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे देखो AB बटा DE, तो AB कहाँ है, AB यहाँ पे है, AB अब बट्टा DE, तो DE यहाँ पे है ना। उसके बाद AC, तो AC यहाँ पे है, अब बट्टा में क्या है DF, तो DF यहाँ पे है। जाहिर सी बात ये कोण आ रहा है ना, तो ये कंडीशन कोण A बराबर कोण D पे चलेगा, है ना। साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हुआ, तो कोण A कोण D के बराबर, मतलब ऑप्शन A इधर राइट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं, हेलो हेलो, है ना। अब हम आगे देखते हैं क्या, 36, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और क्षेत्रफल ABC, सॉरी त्रिभुज ABC समरूप, लाइए तनी पानी पी लेते हैं, गर्म है क्या, मुंह जल जाएगा। कौन सा, ये वाला हाँ, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और क्षेत्रफल ABC, है ना, अनुपात त्रिभुज PQR बराबर 121 अनुपात 169, तो BC अनुपात QR का मान होगा। मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनके भुजा का अनुपात कितना होगा। तो आइए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ना। तो ABC का अनुपात 121 और बट्टे त्रिभुज PQR का अनुपात 169,
तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी BC बटे में QR, है ना, इसका वर्ग कर देंगे। तो वर्ग इधर हटेगा तो इधर रूट अंडर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो 121 बटे में 169 का रूट अंडर बराबर हो जाएगा BC बटे में QR। 121 का वर्गमूल 11, 169 का वर्गमूल 13, 11:13 आंसर आया, 11:13। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो 11:13 कहाँ गया, ये हमारे पास है, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने ये देख लिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे 11/13 आया है बराबर में BC बटे में QR आया है। तो आप लिखते हैं क्या इसको कि BC अनुपात QR, मतलब क्या हुआ, बराबर में इसको लिख सकते हैं, सॉरी QR बराबर में वही 11:13। ओके, 36 हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। 37 क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आइए 38 क्या कहता है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है तो कोण B बराबर 47 डिग्री, कोण R बराबर 83 डिग्री, तो कोण A का मान कितना होगा। सबसे पहली बात है त्रिभुज बना लेते हैं हम ABC, ये A है, ये B है, ये C है। एक और त्रिभुज है हमारे पास, क्या P है, Q है और R है, और ये दोनों क्या आपस में समरूप है, ठीक है। तो कोण B कितना है, 47 डिग्री है, ठीक है। और कोण R कितना है, कोण R 83 डिग्री है ना। तो कोण A का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो आपको पता है कौन कौन समरूपता कसौटी से, अगर ये कोण हमारे पास 47 डिग्री है तो कोण Q भी हमारे पास कितना होगा, 47 डिग्री होगा, है कि नहीं। अगर कोण 83 डिग्री हमारे पास है कोण R, तो कोण C भी 83 डिग्री होगा। अब जिस कोण से निकालना निकाल लो, इस त्रिभुज से निकालना चाहते हो इस त्रिभुज से निकाल लो। कोण A आपको ज्ञात करना है, तो चलो कोण A हम ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो कोण A प्लस में कोण B और प्लस में कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A आप रख दो और प्लस में कोण B कितना है, 47 डिग्री, और प्लस में कोण C कितना है, तो 83 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो कोण A बराबर प्लस में यहाँ पे देखिए 47 83 7 3 10 के 0 हासिल 1 8 4 12 1 13 130 डिग्री होगा, बराबर में 180 डिग्री, है ना। यहाँ से निकाल लेंगे कोण A बराबर कितना होगा, बस 180 डिग्री में से घटा देंगे 130 डिग्री, तो कितना होगा मेरे भाई, 50 डिग्री, है ना। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 39 क्या कहता है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और 2AB बराबर PQ तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो QR का मान क्या होगा। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। यहाँ पे क्या कहता है, देखिए जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसके भुजा के अनुपात जो होते हैं ना आपस में बराबर होते हैं। भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे दिया गया है क्या, यहाँ से सोल्व करते हैं, 2AB बराबर PQ दे रखा है, यही ना दे रखा है। त्रिभुज ABC पहले बना लेते हैं, यहाँ पे त्रिभुज ABC और फिर बनाते हैं एगो त्रिभुज क्या हमारे पास PQR, PQR ये बना लिया और दोनों आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2AB बराबर PQ है, चलिए अच्छी बात है। और BC बराबर क्या दे रखा है, BC बराबर 8 दे रखा है, ठीक है। और QR का मान पूछ रहा है कि बता रहे भाई क्या होगा। देखो भैया सबसे पहली बात है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2AB बराबर PQ है ना। अगर ये AB यहाँ पे रहने दे, ठीक है, ये PQ है, बराबर से इधर लाते हैं, या मान लो कि PQ में अगर 1 से गुना कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। तो PQ गुना में बराबर से इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा PQ के, है ना। और बराबर ये 1 बचा, ये 2 गुना में है तो बराबर से इधर आ जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा। तो AB बट्टे में PQ, उसी तरीके से यहाँ पे भी दे सकते हैं AB बट्टे में PQ, है ना, ये आ गया। अब ये हमारे पास आ गया, तो यहाँ से अब लिखेंगे कि AB बटे में
पी क्यू, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। तो ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए बी बटे में पी क्यू हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, ये हमारे पास बी सी है ना, बी सी बटे में क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो लिखेंगे बी सी बटे में क्यू आर, हमने लिख दिया। हमको निकालना क्या, क्यू आर का मान, ठीक है। अब देखो ए बी बटे में पी क्यू का मान कितना है, 1/2 है, तो हम 1/2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। बराबर में बी सी का मान कितना है, बी सी का मान हमको दे रखा है 8, तो हम लिखेंगे 8 और बट्टे में क्यू आर लिख लेंगे। अब यहाँ से देखो आर पर गुना करें, क्यू आर से 1 में गुना करेंगे तो क्यू आर बराबर में 8 दूना 16, 8 दूना 16, ये हमारे पास आ गए, है ना। तो 16 आंसर आ गए भाई क्यू आर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न ले लेंगे। 39 हो गया, 40 को सॉल्व करेंगे। 40 कहता है त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी, तो एडी बराबर डीबी 8 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 14 सेंटीमीटर, तो एबी का मान होगा। त्रिभुज एबीसी बनाते हैं सबसे पहले, है ना, यहीं पे बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी और सी, है ना, उसमें कहता है एडी लंब बीसी पे है, बीसी पे लंब है एडी, एडी लंब बीसी। तो कहता है एडी बराबर डीबी डीसी बराबर 8, मतलब एडी का मान भी 8 है और डीसी का मान भी 8 है। तो एडी का मान 8 हो गया, डीसी का मान भी 8 हो गया, यही ना है। एडी का मान 8 और डीसी का मान भी 8 हो गया, और बीसी का मान 14 सेंटीमीटर है। तो एबी का मान पूछ रहा है क्या होगा, बीसी का मान, यहाँ है ना, बीसी का मान 14 सेंटीमीटर, तो बीसी 14 सेंटीमीटर है, तो बीडी कितना होगा भाई। आपको पता है यहाँ पे बीसी बराबर 14 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे बीडी का मान कितना होगा, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इस 14 में से 8 को घटा देंगे तो बीडी का मान निकल जाएगा। तो बताइए 14 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं कि बीडी बराबर क्या हो जाएंगे, बीडी बराबर हो जाएंगे बीसी माइनस में डीसी। बताइए क्या होगा, बीसी 14 माइनस के डीसी 8, घटा देंगे तो कितना होगा रे, 6, है ना। तो हमारे पास बीडी का मान आ जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लिख सकते, ये मैंने लिख दिया 6, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बताइए आपको ज्ञात करना ए बी, ये ए बी है, ये ज्ञात करके बताइए। और ए डी लंब है, मतलब ये लंब मतलब यहाँ पे समकोण है। अब समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती, कर्ण, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएंगे। कर्ण बराबर निकाल लो, कर्ण बराबर, कर्ण हमारे पास ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए डी का स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर, है ना। तो बताइए निकाल लिए ए डी का स्क्वायर, ए डी कितना है, ए डी हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर 64, अब प्लस में बी डी कितना है भाई, 6, 6 का स्क्वायर 36, मतलब 64 36 100, और यहाँ पे ए बी निकला 100, और स्क्वायर है तो यहाँ रूट पड़ेगा ना, तो ये हमारे पास 10 आ गया ए बी का मान, है ना। ए बी का मान 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या है। किसी वृत्त की परिधि कह रहा है, उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात है, किसी वृत्त की परिधि, परिधि क्या है 2 पाई आर, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से, किसके, उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो व्यास को हम क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, और 2r से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या कह रहे ज्ञात करने के लिए, ज्ञात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लिखेंगे 2 पाई आर, ये प्लस के इधर आया तो माइनस के 2r बराबर में 9। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम r कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, r कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई, है ना, और माइनस के 2 बटे में और बराबर में 9, ये आएगा। इसको अब तोड़ेंगे तो क्या होगा, r इंटू
पाई का मान 22/7, 22 दूना 44 बटा में 7 लिख सकते हैं, माइनस के 2, है कि नहीं? कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं ना कर दी है? आए नहीं है किए होंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे 2r कॉमन ले लेना चाहिए था क्या? रुको 2r कॉमन लेते हैं इसमें। अगर हम 2r कॉमन लेंगे तो ये बचेगा पाई और माइनस के 1 और बराबर 9, है ना? तो लिखते हैं इधर 2r इंटू पाई का मान 22/7 और माइनस के 1 बराबर में 9, इसके नीचे एक छिपाई, ये 7, ये 22 और माइनस में ये 7, ये आ जाएंगे और रहेगा 2r बराबर में 9। इसको हम सॉल्व करेंगे इधर 2r इंटू 22 में से 7 जाएगा, घटा देंगे ना 15, तो 15 और बट्टे में 7 रहेगा और बराबर में 9। चलो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, 15 दूना 30 हो जाएगा, तो r इंटू क्या हो जाएगा 30, 15 दूना 30 बटा में 7 और बराबर में 9। तो ये r तो गुने में रहेगा, r जब इधर आएगा सब तो 9 गुने में 7 ऊपर और 30 नीचे आ जाएंगे। अब इसको काट सकते हैं, 10 तिहाई 30 और 3 तिहाई 9 काट दिए, तो r बराबर आ जाएगा हमारे पास 7 तिहाई 21 और बटा में 10। बड़ी लंबा कर दिए, 10 से हम 21 में भाग देंगे तो 2.1 आएगा सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान 2.1। ऑप्शन बी राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। 41 हो गया, आगे बढ़ते हैं। 42 क्या कहता है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उनकी परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग फल होगा क्या? तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको पाई आर स्क्वायर 1 मान लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा, हमें जगह की जरूरत पड़ेगी, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, ऊपर जाने देते हैं। चलिए वृत्त के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, इसको पहला वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते इसलिए r1 लिख दिए। तो और दूसरा माइनस के पाई आर स्क्वायर, इसको हम 2 मान लेते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर हमारे पास कितना है 100 दे रखा है। चलिए पहला कंडीशन इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अगर हम पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर 1 माइनस में आर स्क्वायर 2 हो जाएंगे और बराबर में 100। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जा रहा है तो इसको तोड़ेंगे, r1 प्लस में r2 इंटू में r1 माइनस में r2। ठीक है, ये हमारे पास हो गए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया और बराबर में 100। ओके, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ये आ गए। अब वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर ये आ गया, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब पुनः अब फिर कहता है तथा उनकी परिधियों का अंतर 20 है। परिधि का अंतर, परिधि क्या कहता है 2 पाई r, ये परिधि होता है, इसको r1 मान लेते हैं, माइनस 2 पाई r2। परिधि का अंतर कितना है 20 है, तो हम लिखेंगे 20। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम 2 पाई कॉमन ले सकते हैं। 2 पाई कॉमन लेंगे तो r1 और माइनस में r2 ये ले लिए बराबर में 20। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास ये आ गया ना, 2 पाई उधर चला जाएगा तो r1 माइनस में r2 बराबर क्या हो जाएगा 20 बटा में 2 पाई, ये हमारे पास आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब ये आ गए ना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि r1 और r2 का वैल्यू 20 बटा में 2 पाई आया। अब इसको हम इधर सॉल्व करेंगे। r1 माइनस में r2 का मान क्या है 20 बटा 2 गुने में क्या लिखेंगे पाई है, तो ऐसा ही रहने देते हैं। नहीं तो ऐसा करते हैं क्या है, r1 और r2 का मान जो है ना समीकरण 1 में रख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो चलो r1 माइनस r2 का मान
समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो चलो रख देते हैं। एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है ना, तो पाई इंटू R1 प्लस में R2। अब देखिए R1 माइनस में R2, R1 माइनस में R2 का मान कितना, 20 बटा में 2 पाई, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे गुने में 20 बटा में 2 पाई, 2 पाई, है ना, ये मैंने लिख दिया। और ये तो हो ही गया, बराबर में बच गया कितना, बराबर में 100, तो बराबर में 100 हमने लिख दिया। अब ये मान हम सब पुट कर दिए। अब यहाँ पे जो कटने वाला काटो, पाई से पाई कैंसिल, 10 दूना 20 कैंसिल, कट गया, तो R1 प्लस में R2 है ना, और गुने में 10 बराबर में 100 है, ठीक है। R1 प्लस में R2 10 से काट सकते हैं, 10 दाही के 100, ये कट गया, तो बराबर में कितना है, 10 आंसर, है ना। तो त्रिज्याओं का योगफल, त्रिज्याओं का योगफल हमारे पास 10 आ गया, तो ये 10 सेंटीमीटर ये हमारे पास आया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, आंसर आ गया, अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 43 क्या कहता है, यदि बिंदु 5, P तथा 2, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर है, ऐसा पूछा जा रहा है। मतलब दूरी सूत्र से देखिए, बिंदु ये और ये के बीच की दूरी 5 है तो P का मान होगा। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो लगा देंगे। दूरी हमको पहले से दे रखा है 5, हम 5 रख ली। अब दूरी सूत्र यहाँ पे लगा देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस में 0 माइनस p का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। 5 बराबर 2 में से 5 गया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, अब प्लस में 0 में से p घटाएंगे p ही होगा, p स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर। अब भाई याद रखो कि रूट अंडर अगर मान लो कि यहाँ से हटाते हैं तो इधर क्या पड़ जाएगा, वर्ग पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 और बराबर 25 और प्लस के 9 इधर आए तब पक्षांतर माइनस के 9 बराबर में p स्क्वायर। अब घटाएंगे तो क्या होगा, 25 में से 9 को घटा देंगे 16 p स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो 16 का यहाँ वर्गमूल पड़ेगा बराबर p। जब इसको हम तोड़ेंगे तब प्लस माइनस के 4 और बराबर में p, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। p का मान ये आया प्लस माइनस के 4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 43 आ गया। 44वां प्रश्न को हम क्या करते हैं मेरे भाई, सॉल्व करते हैं। 44वां क्या कहता है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:49 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 36:49 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, यही ना पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको 1 मान लेंगे, पाई स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर 2, है ना। और इसका अनुपात कितना है, 36/49। अब बताइए, पाई से पाई कैंसिल, ई आर स्क्वायर हटेगा तो R1 बटे में R2, मतलब स्क्वायर जब हटेगा इधर रूट पड़ेगा, 36/49 का रूट अंडर, मतलब 36 का वर्गमूल 6 और 49 का वर्गमूल 7, मतलब 6:7 हमारे पास आएंगे आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर। समझ में आ रही है ना बात। 44वां हो गया। आगे बढ़ते हैं। 45वां क्या कहता है, देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, पहले एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से, पहले मान लो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा, मतलब बिंदु P ये है, इस बिंदु P से P ये है या कोई बाहरी बिंदु P है ना। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। मतलब मान लो कि ये बिंदु P है और बिंदु P से इधर नहीं होगा क्योंकि स्पर्श रेखा है ना, क्वेश्चन पढ़ने दो पहले। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। मतलब बाहर कोई बिंदु P है
और P से स्पर्श रेखा यहाँ पे खींची जाती है जिसका नाम रख देते हैं T। PT खींच दिए, है ना। तो PT खींची जाती है यदि O वृत्त का केंद्र है, यदि O जो है वो वृत्त का केंद्र है तो OT ज्ञात, OT की लंबाई नहीं, देखो यहाँ पे मिस्टेक हम कर देते हैं, यहाँ पे बिंदु P रहेगा, सॉरी ये बिंदु P रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, ये P और ये हमारे पास T और ये रहा, तभी तो, और ये O है, तभी तो OT की लंबाई हम ज्ञात कर पाएंगे, है ना। तो ये मैंने कर दिया। OT की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, यानी O से लेके T की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। और PT की लंबाई हमको पहले से दे रखी है। PT की लंबाई 24, यहाँ पे देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा, 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। लो PT 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा खींची जाती है। यदि O वृत्त के केंद्र हो तो OT की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए OT की हमें ज्ञात करनी है, कभी कभी समय लग जाता है, ध्यान इधर उधर भटक जाता है। तो भाई यहाँ पे जो वृत्त की त्रिज्या आई ये क्या है, ये 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है। और समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। तो हमें कर्ण निकालना है, यानी OT ज्ञात करना मतलब कर्ण ज्ञात करना। तो OT बोले तो कर्ण, और कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, है ना। और रूट अंडर, ओके, बराबर में 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, रूट अंडर बराबर 49 576 कितना होगा 625 का रूट अंडर। रूट बाहर करेंगे तो 25 आएंगे, मतलब OT हमारे पास कितना आ गया भाई 25 आंसर, 25 सेंटीमीटर कह सकते हो। लो ऑप्शन बी राइट आंसर, 45 हो गया। अब हम क्या करेंगे 46, कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दो वृत्त के मतलब R1 ये है और ये R2 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर 1 और बटे में पाई आर स्क्वायर 2। तो अब बताइए हम यहाँ से पाई कैंसिल, तो हमारे पास क्या होगा आर स्क्वायर 1 बटे आर स्क्वायर 2। तो आर स्क्वायर 1 ये है 2 का स्क्वायर और बटे में 3 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 2 का स्क्वायर 4 और बटे 3 का स्क्वायर कितना 9, यानी 4:9 आंसर आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ओके। ये हमारे पास ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 47वां, साइन 52 डिग्री है और माइनस कॉस 38 डिग्री, दोनों में से किसी एक को बदल दो। चलो साइन को बदलते हैं, लिखेंगे साइन, त्रिकोणमिति का हलवा क्वेश्चन है, 90 डिग्री माइनस का कितना 38 डिग्री, क्योंकि 90 में से 38 घटेगा तो 52 आएगा और माइनस के कॉस 38 डिग्री है तो 38 डिग्री लिख लो। अब देखो भाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 38 डिग्री और माइनस में इधर भी कॉस 38 डिग्री इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 0 आएगा, मतलब कॉस 38 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री 0 होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 48वां क्या कहता है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे कहता है किसी वृत्त के केंद्र से, मान लो कि यहाँ पे वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र है, तो किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, मान लो कि यहाँ से 13 सेंटीमीटर दूर है ना, दूर स्थित एक बिंदु P, ये बिंदु P है, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, इस बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, यानी ये वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है कितनी होगी। तो जहाँ पे ये समकोण बनता है ये 90 डिग्री होगा, है ना, और इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब या आधार कुछ भी मान सकते हो। तो कर्ण स्क्वायर ये मान लेते हैं, इसको P, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R। हमको निकालना है QR, है ना। तो PR बराबर, PR हमारे पास क्या है कर्ण है, तो PR बराबर क्या होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। या फिर डायरेक्ट QR निकाल सकते हैं, QR बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर और माइनस के 12 का स्क्वायर, डायरेक्ट लगा दिया रूट अंडर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 रूट अंडर बराबर में 169
में से कितना घटाएंगे 144, तो हमारे पास कितना होगा 25, रूट अंडर बोले तो 5 आएगा ये। तो क्यू आर हमारा मतलब त्रिज्या हमारे पास 5 आंसर आई है ना, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर। 48 हो गया सॉल्व। अब हम क्या करते हैं 49 को सॉल्व करते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। एक घड़ी की मिनट की सुई, मान लो ये घड़ी वृत्ताकार होता है, यहाँ से ये मिनट की सुई है ना, और सुई है तो 14 सेंटीमीटर लंबी है, ये 14 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। मान लो कि टिक 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 करते करते 15 मिनट में यहाँ आ गया, तो इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई होती है वो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, पूरा घूम जाता है, मतलब 360 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो बताइए 60 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में होगा 360/60, तो 1 मिनट में इतना, तो 15 मिनट में कितना, तो 15 मिनट में होगा 360/60 और गुने में 15, इतना होगा। काटो, इसको काट देंगे तो 15 चौका 60 कट गया, 4 से तो 9 चौक 36, ये कट गया, मतलब 90 डिग्री आएगा। 15 मिनट में वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, मतलब यहाँ पे थीटा प्राप्त हो गया 90 डिग्री। अब ये आपको क्या नजर आया, त्रिज्यखंड नजर आ रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360 डिग्री और गुने में पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा के जगह पे रखेंगे 90 डिग्री और बटे में 360 डिग्री और गुने में पाई का मान 22/7 और गुने में त्रिज्या हमारे पास कितना 14, तो 14 गुने में 14 रखा गया। अब काट करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 9 चौक 36 यानी 90 चौके ये कटा, 7 दूना 14 ये कटा, 4 से 7 दूना 14 ये कटा, 2 दूना 4 ये कटा, 2 से कटेंगे तो 11 दूना 22 ये कट गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 7 दूना 14, 14 से 11 में गुना करेंगे तो 4 4 1 5 154 आंसर, 154 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाले, इसलिए ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए 50वां क्या कहता है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, क्या किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये फॉर्मूला होता है। आई होप कि ये 50 क्वेश्चन आपने बढ़िया से समझ लिया। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा कोर्स चलता है 85 81 80 29 29, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और कहना हमें पंकज सर का कोर्स लेना है। उसमें जितने भी PDF होंगे आपको दे दिए जाएंगे। पीछे जो भी पढ़ाई हो चुकी है सब नोट्स मिलेंगे, आगे जो भी पढ़ाई होगी उसका भी नोट्स मिलेंगे। और इसमें 50,000 रुपये का प्यारे बच्चों इनाम है। हमारे ग्रुप से जो ज़्यादा नंबर लाएंगे उसे 50,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।